हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, भाई हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चैप्टर 3। उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई, सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, एनोड कैथोड के बारे में। और जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है सिलेबस का, वो चल रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। थोड़ा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको जो पुरानी बातें हैं वो तरीके समझ में आ जाए और आगे के टॉपिकों को आप तरीके सीख पाओ। सबसे पहले बात की थी मैंने इसकी परिभाषा के बारे में कि परिभाषा क्या होती है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन के अंदर आप डिप करते हो तो धातु की जो छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। पता है आपको, धनावेशित भी हो सकती है और ऋणावेशित भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन के अंदर डुबोते हैं तो जो धातु की छड़ होती है वो धनावेशित भी हो सकती है और ऋणावेशित भी हो सकती है। इस स्थिति में धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे आपने क्या बोला था? उसे आपने बोला था इलेक्ट्रोड विभव। उसे आपने क्या बोला था? इलेक्ट्रोड विभव, जिसे आप कहते हो कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने पास ऑक्सीकरण विभव और एक हमारे पास क्या होता है भाई? अपचयन विभव। बात क्लियर थी? एक हमारे पास था ऑक्सीकरण विभव और एक हमारे पास क्या था? अपचयन विभव। दो कंडीशन में आपको बताई थी। एक मिनट, एक तो हमारे पास था ऑक्सीकरण विभव और एक हमारे पास क्या था? अपचयन विभव। ये बात थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। फिर मैंने आपको समझाया था कि जब किसी धातु की छड़ को आप उसी के आयन के विलयन के अंदर डुबोगे तो आपके पास तीन कंडीशन बनी थी। कौन कौन सी कंडीशन थी हमारे पास? पहला केस क्या था कि आपके पास M+N ज्यादा स्टेबल हो M से। दूसरा केस आपके पास क्या था कि मेटल ज्यादा हो, M+N से ज्यादा स्टेबल हो। तीसरा केस क्या था कि दोनों ही क्या हो जाए? बराबर। तो मैंने कहा था इस केस में तो क्या होगा? इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न ही नहीं होगा। ना तो इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा, कोई इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न नहीं होगा। इस केस में क्या था? इस केस में क्या था? जो अपने पास M+N थे वो ज्यादा स्टेबल थे, मतलब धातु की छड़ से आयन इधर आ रहे थे, जिसे आपने क्या बोला था? इसे आपने बोला था सॉल्यूशन प्रेशर। इसे आपने क्या बोला था? इसे आपने बोला था सॉल्यूशन प्रेशर। क्लियर थी बात इसके बारे में? जब इधर से इधर जाते हैं हाँ सही है बात। जब इधर से इधर जाएंगे इसे आपने क्या बोला था? इसे आपने बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे आपने क्या बोला था? इसे आपने बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बातें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की थी कि आपके पास दो कंडीशन होंगी, एक सॉल्यूशन प्रेशर वाली और एक ऑस्मोटिक प्रेशर वाली। इस केस में M+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, विलयन पॉजिटिव होता है, जो छड़ होती है वो नेगेटिव हो जाती है, छड़ एनोड का काम करती है और वहां पर जो पोटेंशियल होता है उसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरे केस में क्या था? आयन की सांद्रता कम हो जाती है, छड़ क्या हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, कैथोड का काम करती है और वहां पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे आप बोलते हो रिडक्शन पोटेंशियल। ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। किसके बारे में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, यानी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ये बातें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूं वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप उससे पूछ सकते हो भाई। ये बात तो मैंने आपको हर लेक्चर में कही है। अब बात करते हैं इससे आगे की। अब क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इससे आगे की। यहां तक ये बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो भाई बात ध्यान से। आपने क्या कहा था? आपके पास दो केस बने थे। पहला केस क्या था आपके पास? पहले केस में क्या किया था आपने? मेटल किस में चेंज हो रही थी भाई? M+N आयन में। यही केस था आपके पास। और दूसरे केस में क्या था? जो M+N आयन थे वो N इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो रहे थे भाई? मेटल में। ये दो केस आपके पास थे। पहला केस तो आपके पास ये था, दूसरा केस आपके पास ये था। इसे आपने बोला था ऑक्सीडेशन, इसे आपने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन, और इसे आपने क्या बोला था भाई? रिडक्शन। कंप्लीट है बात? ये बात की थी मैंने इससे पहले लेक्चर में। ये आपके पास केस फर्स्ट था और ये आपके पास था केस सेकंड। अब सुनो, अभी तक आपने देखा है कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। दूसरी कंडीशन आपके साथ ये आएगी कि सर ये जो इलेक्ट्रोड विभव आप बता रहे हो, इस इलेक्ट्रोड विभव को निकाला कैसे जाता है? भाई आपने जो अभी तक सीखा है वो आपने सैद्धांतिक रूप से सीखा है, आपने लिखने के तौर पर सीखा है कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है और किस प्रकार निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल किए गए जो इलेक्ट्रोड विभव निकालने के तरीके थे वो तरीके क्या थे, या हम प्रायोगिक तरीके से इलेक्ट्रोड विभव को किस प्रकार निकालेंगे। हमको ये सीखना है कि सर जो इलेक्ट्रोड विभव निकलता है, जिसे आपने इसे क्या बोला था आपने? इसे बोला था आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे आपने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन। इसे आपने क्या बोला था? रिडक्शन पोटेंशियल। आप ये सीखना चाहोगे कि ये जो ऑक्सीकरण विभव और ये जो अपचयन विभव है ये निकाले किस प्रकार जाते हैं। ऐसा कौन सा उपकरण है जो हमको ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के बारे में बताएगा, क्योंकि ये काम प्रैक्टिकल होगा। आप तो कैलकुलेट नहीं करोगे ना भाई। आप तो कब कैलकुलेट करोगे? जब आपके पास कोई फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले की बात ये होगी
कि ये जो अपने पास ऑक्सीकरण विभव है, ये हमारे पास जो अपचयन विभव है, ये निकाले किस प्रकार जाते हैं, यानी इनका प्रायोगिक तरीका क्या होगा निकालने का। सुनो बात ध्यान से, पहले मैं बात कर रहा हूं प्रायोगिक तरीके की और फिर हम बात करेंगे सैद्धांतिक तरीके की। अभी तक जो आपने सीखा है वो आपने सैद्धांतिक तरीका सीखा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब हम ये सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रोड विभव है, उसे निकाला किस प्रकार जाता है, यानी कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जो हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, या मैं कहूंगा हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो सुनो बात ध्यान से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी हमको क्या करना है, हमारी हेडिंग का नाम क्या होगा, हमारी हेडिंग का नाम होगा भाई इलेक्ट्रोड विभव का मापन। किसका मापन, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, या इंग्लिश में बात करूं तो क्या लिख सकते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां से आपका मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके क्वेश्चन भी हमको सोल्व करने हैं, उससे पहले आपको टॉपिक पूरा समझ में आना चाहिए। यानी हमारे आगे का काम क्या होगा, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। देखो हम जो भी पढ़ रहे हैं एक शेड्यूल वाइज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। उसके बाद हमने क्या सीखा, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या क्या कारक होते हैं, कौन कौन सी बातें होंगी, आपको सब बातें मैंने समझा दी। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव हमने निकाला, उसको निकालने के तरीके क्या हैं, यानी कौन कौन से प्रायोगिक तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रोड विभव का क्या करते हैं, मापन। बात समझ में आ रही। अब सुनो बात ध्यान से, अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है, अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है तो इलेक्ट्रोड विभव भी भाई दो तरीके से निकाले जाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव निकालने के भी आपके पास दो तरीके हैं, यानी आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ना, आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो भी दो प्रकार का होगा भाई। वो तो है ही आपके पास ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, वो बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं आप जब इलेक्ट्रोड विभव का मापन करोगे तो दो प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव को निकाला जाता है। कौन कौन से दो प्रकार से, देखो इलेक्ट्रोड विभव का जो मापन है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक तो हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक तो हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है ये, अभी मैं आपके साथ बात डिस्कस कर लूंगा। एक तो ये होता है, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक तो हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड, और एक हमारे पास क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। सुनो भाई ध्यान से, जब आप इलेक्ट्रोड विभव का मापन करोगे, यानी जब आप इलेक्ट्रोड विभव को प्रायोगिक तरीके से ज्ञात करोगे तो आपके पास दो तरीके होंगे। एक तो आप क्या निकालना चाहोगे, आप निकालना चाहोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, और एक आप क्या निकालोगे नॉन अमानक या आप कह सकते हैं इंग्लिश में बोलो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के दो तरीके हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास दो तरीके निकलेंगे। कौन कौन से, एक तो निकलेगा आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक आपके पास क्या निकलेगा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपके सामने शक आ रहा होगा कि सर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। यानी पहले आपको ये देखना होगा कि हमसे कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है, स्टैंडर्ड पूछा गया है या नॉन स्टैंडर्ड पूछा गया है। क्या देखना पड़ेगा आपको, पहले आपको ये देखना होगा कि हमसे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो निकलवा रहा है वो स्टैंडर्ड वाला निकलवा रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड वाला निकलवा रहा है। भाई आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एग्जाम में इलेक्ट्रोड विभव क्या दिया जाएगा क्वेश्चन, तो पहले आपको ये पहचानना होगा कि हमको जो इलेक्ट्रोड विभव पूछ रहा है वो स्टैंडर्ड वाला पूछ रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड वाला। अब तुम्हारे सामने कंडीशन ये आएगी सर हम कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड वाला है कि नॉन स्टैंडर्ड वाला। सुनो भाई कंडीशन तो होगी ना भाई, यहां पर क्या होगी कंडीशन, क्या होंगी इसकी शर्तें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप जानते हो क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा वो सुनो ध्यान से आप। इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोलते हैं, यहां पर टेंपरेचर होता है 298 केल्विन, परमानेंट चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड क्या होती है मानक अवस्था, लिख रखा है हिंदी में मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसकी मैं परिभाषा बताऊंगा आपको, वह इलेक्ट्रोड विभव, इसे क्या बोलते हैं देखो हिंदी में लिख देता हूं यहां, वह इलेक्ट्रोड विभव जिसे मानक स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। यानी वह इलेक्ट्रोड विभव जिसे आप मानक स्थितियों में ज्ञात करोगे उसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एसईपी। क्या बोलते हैं एसईपी, यानी वह इलेक्ट्रोड विभव
जिसे मानक स्थितियों में ज्ञात किया जाता है उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मानक स्थितियां कौन कौन सी है? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। कितना होना चाहिए? 1 atm। और विलयन की सांद्रता, भाई आप जब इलेक्ट्रोड विभव निकालते हो तो विलयन लेते हो कि नहीं लेते हो? तो उस विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 कैपिटल एम। जानते हो ना कैपिटल एम क्या होता है? कैपिटल एम होती है मोलरता, यानी मैं कहूंगा 1 मोल विलयन, या आप कह सकते हो 1 मोल पर लीटर। बताओ बात सही है कि नहीं? अरे मोलरता की इकाई यही तो होती है। यानी इन तीन स्थितियों में अगर आपको ये तीन स्थितियां दी जाए, अगर आपसे कह रहा है, सुनो आप किस प्रकार कहेगा, अगर आपसे कह रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसका टेम्परेचर कितना निकालना है, उसका टेम्परेचर कितना दिया गया आपको? 298 केल्विन। प्रेशर कितना है आपके पास? 1 atm। सांद्रता कितनी है आपके पास? 1 है। तो बताओ उसको कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। यानी आपको कैलकुलेशन से पहले ये देखना होगा कि हमसे स्टैंडर्ड पूछ रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड के लिए क्या पहचान होगी? आपको दिया जाएगा टेम्परेचर क्या होगा? 298। प्रेशर क्या होगा? 1 atm। कंसंट्रेशन क्या होगी? 1 m। अगर ये तीन कंडीशन आपको दी जा रही है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालोगे वो कौन सा होगा भाई? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे आप क्या बोलोगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। कभी एग्जाम में परिभाषा पूछ ली जाए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो आप कहोगे वह इलेक्ट्रोड विभव जिसे मानक स्थितियों में, कौन कौन सी मानक स्थितियां? टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और सांद्रता 1 m, जिसे मानक स्थितियों में ज्ञात किया जाता है उसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसे हम क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब दूसरी केस कैसे निकालेंगे वो बात के पहले देखो, नॉन स्टैंडर्ड क्या होगा? कंडीशन क्या होगी? कंडीशन सीधी बात है, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा, नॉट इक्वल टू आ गया ना। प्रेशर क्या होगा? 1 atm के बराबर नहीं होगा। सांद्रता क्या होगी? 1 m के बराबर नहीं होगी। ये तीन कंडीशन किसके लिए होंगी? ये तीन कंडीशन होगी भाई नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। और मैं कहूंगा आपको जो थ्योरेटिकल जो काम करोगे वो उसके लिए करो, इसके लिए नहीं करो, क्योंकि ये जो काम होगा वो प्रायोगिक तरीके पर होगा और वो जो काम होगा वो सैद्धांतिक तरीके से होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है भाई प्रैक्टिकली। कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है प्रैक्टिकली। मैं कहूंगा ये निकाला जाता है प्रायोगिक तरीके से। किस तरीके से? प्रायोगिक तरीके से। और ये जो निकाला जाता है इसको निकालते हैं सैद्धांतिक तरीके से। कैसे निकालते हैं? सैद्धांतिक तरीके से इसको निकालें। मैं कहूंगा ये अपने पास है थ्योरेटिकल जो हमारे काम आने वाला है, और ये हमारे पास क्या है भाई? प्रैक्टिकल। सुनो भाई बात, ध्यान से। हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड विभव के मापन की। यानी हमको ये देखना था कि हम इलेक्ट्रोड विभव को किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमारे पास सामने समस्या क्या आई? आपके पास इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार से कैलकुलेट हो सकते हैं, या तो आप स्टैंडर्ड निकालो या आप नॉन स्टैंडर्ड निकालो। यानी आप जब इलेक्ट्रोड विभव का मापन करोगे तो पहले आपको ये देखना होगा कि आप स्टैंडर्ड निकालना चाहते हो कि नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होगा? कंडीशन क्या थी उसकी? टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 m। ये कंडीशन किसकी होगी? मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी वह इलेक्ट्रोड विभव जिसे मानक स्थितियों में ज्ञात किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा क्या होगा? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी अगर इन कंडीशन को हम अपोजिट कर दें तो किसके लिए कंडीशन हो जाएगी? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। और मैंने आपसे कहा है ये कैसा मेथड होगा? प्रैक्टिकली। और वो कैसा मेथड होगा? सैद्धांतिक। मैं कहूं थ्योरेटिकली। अब समस्या तो ये है ना, हमारे पास क्वेश्चन तो अभी वही बना हुआ है, सर निकालेंगे कैसे? कैसे निकलवाओगे सर आप इसको और इसको? सर हमने मान लिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार से निकालेंगे, एक तो स्टैंडर्ड वाला और एक नॉन स्टैंडर्ड वाला। अब सर ये तो बताओ कि इसको तो किस प्रकार निकाला जाएगा और इसको किस प्रकार निकाला जाएगा। सुनो, इसको निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए? मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, सुनो उपकरण की बात कर रहा हूं मैं, उपकरण की। मानक इलेक्ट्रोड विभव के निकालने के लिए जिस उपकरण का, या मैं कहूं जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखना। इसी को कैसे निकालोगे? इसे निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में बोलते हैं सी, SHE। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? SHE, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हिंदी में बात करो क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? आपको मदद लेनी पड़ेगी SHE की। यानी आपको मदद लेनी पड़ेगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या मैं कहूंगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पढ़ेंगे क्या होता है, क्योंकि अगर हमको इसको सीखना है
तो हमको इसको सीखना क्या होगा हमारे लिए जरूरी। जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे, इसको निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा ना भाई। अगर हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हमको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, हो SH की, क्योंकि इसकी सहायता बिना हम इसको निकाल नहीं सकते। दूसरी बात, अगर सर नॉन स्टैंडर्ड निकालना हो तो नॉन स्टैंडर्ड निकालने के लिए एक समीकरण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, एक समीकरण का, और वो समीकरण आपके सिलेबस में उसे बोलते हैं नैनसर्ट समीकरण। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं नैनसर्ट समीकरण। क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन। इंग्लिश में बोलते हैं नस्ट इक्वेशन, हिंदी में बोलते हो आप नैनसर्ट समीकरण। काफी इंपॉर्टेंट, मैं काफी नहीं, मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस समीकरण से, नैनसर्ट समीकरण से, क्योंकि कौन सा मेथड है, थ्योरेटिकल, और आप भी तो थ्योरेटिकली करते हो। तो मैं कहूंगा नैनसर्ट समीकरण आपके सिलेबस में भी है, इस साल भी आपके सिलेबस में है, और इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो पता लग गया आपको। कोई आपसे यही पूछ ले कि नैनसर्ट समीकरण आपकी क्या मदद करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आप कहोगे नैनसर्ट समीकरण किसमें काम आती है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालने के लिए। और SHE क्या काम आता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। पहले बात तो समझो ध्यान से, आप देख लो आप इस पूरे चार्ट को, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कौन कौन सी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बातें हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके लिए यूजफुल होने वाली है। यानी इलेक्ट्रोड व्यू इतना सा नहीं है, इलेक्ट्रोड व्यू अभी तक आपको निकालना है आगे। कौन कौन सा, एक तो स्टैंडर्ड वाला और एक नॉन स्टैंडर्ड वाला। और इस नैनसर्ट समीकरण से पहले हमको एक टॉपिक से गुजरना होगा, उसका नाम है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखेंगे वो आएगा जो, बिल्कुल निकालना बिल्कुल आसान है। और आप ही समझो, जब इनके क्वेश्चन आएंगे उनको आप ऑन टिप्स कर लोगे, जल्दी कर लोगे, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट इस प्रकार से तैयार किए जाएंगे कि आपको तुरंत क्वेश्चन समझ में आए और तुरंत आप उसका आंसर दे पाओ। क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको दूंगा और पता लग जाएगा, जो विद्यार्थी उन क्वेश्चनों को कम समय में कर लेगा मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा है, और जो नहीं कर पाएगा उसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको। सुनो भाई ध्यान से, वापस बता देता हूं आपको। हमने पहले इलेक्ट्रोड व्यू के बारे में बात की थी, फिर हमने उसको देखा कि इलेक्ट्रोड व्यू क्या होता है, कैसे निकलता है, कितने प्रकार का होता है। फिर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड व्यू के मापन के बारे में। मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोड व्यू के मापन के लिए दो टेक्निक्स है। एक तो हमारे पास कौन सा होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक हमारे पास क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड व्यू। यानी वह इलेक्ट्रोड व्यू जिसे मानक स्थितियों में निकाला जाता है। कौन कौन सी स्थितियां, ताप क्या होना चाहिए 298 केल्विन, दाब कितना होना चाहिए 1 atm, सांद्रता कितनी होनी चाहिए 1 m। अगर ये 3 कंडीशन आपको दी गई है तो आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो कौन सा आएगा भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा क्या है हमारे पास, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए 298 के बराबर नहीं होना चाहिए, प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 atm, कंसंट्रेशन नॉट इक्वल, यानी इसकी जो अपोजिट कंडीशन होगी वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी भाई, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। फिर मैंने कहा इसको निकालने के लिए आप किसकी मदद लोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। और इसको निकालने के लिए आप किस समीकरण का उपयोग करोगे भाई, नैनसर्ट समीकरण का। बात समझ आ रही है। यानी हमको इनको निकालने के लिए पहले इसको सीखना होगा, फिर उसके बाद किसको सीखना होगा, नैनसर्ट समीकरण को। और ये आपके सिलेबस में है, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो कई बार तो आपके पास सीधा बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोड व्यू से आप क्या समझते हो। तो पहले आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी, फिर उसके प्रकार लिखने पड़ेंगे, और डायग्राम के द्वारा आप बातों को समझा पाओगे। और अगर आपसे मापन पूछ रहा है, ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा क्या जाएगा भाई, नैनसर्ट समीकरण, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मेथड, और ये कौन सा मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। लेकिन हमको SHE के बारे में पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हो। तो बताऊंगा इसका डायग्राम क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड होता क्या है, क्या काम करता है इलेक्ट्रोड, सब देखा जाएगा। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि SHE तो कहां पर उपयोग होता है और नैनसर्ट समीकरण का हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या उपयोग है। कोई आपसे पूछ ले कि नैनसर्ट समीकरण किस में काम आता है, तो आप कहोगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालने में क्या काम आता है हमारे पास, नैनसर्ट समीकरण। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ SHE क्या काम आता है, तो SHE क्या काम आता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। बात समझ आ गई आपको। तो ये बात थी किसके बारे में, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। अभी तक हमने कैलकुलेशन नहीं की, अभी तक हमने देखा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से होंगे, स्टैंडर्ड वाला होगा और एक हमारे पास कौन सा होगा, नॉन स्टैंडर्ड वाला। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इस SHE के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, SHE के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं इसको EMF। क्या बोलते हैं, EMF। और इसमें रोल कौन प्ले करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि ये जो टॉपिक आने वाला है वो इसके ऊपर आधारित होगा। इसको सीख लेंगे, इसको सीखने के बाद मैं आपको पहले सेल के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे आगे,
नैनसेट समीकरण की तरफ, क्योंकि नैनसेट समीकरण को पढ़ने के लिए आपको सेल के बारे में, सेल के प्रेजेंटेशन के बारे में और सेल बनाते कैसे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा है आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में सेल हटा दिए गए हैं और आपको नैनसेट समीकरण दे दिया गया है, और नैनसेट समीकरण बिना सेल के आप सीख नहीं सकते। तो पहले मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा, सेल को लिखा किस प्रकार जाता है, क्या उसके रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसके नोटेशन है, उसके बाद किसको स्टार्ट किया जाएगा भाई, नैनसेट समीकरण को। उससे पहले हम क्या पढ़ना है, अगले वाले लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, एसएचई, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, वैद्युत वाहक बल, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, नैनसेट समीकरण, फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, चालकता। उसके बाद आपका सिलेबस मतलब आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।